दादी की 100वीं सालगिरह। क्या आप यकीन करेंगे कि दादी के 100वें जन्मदिन के दिन ही मेरे पापा उन्हें नदी में डुबोकर मार डालना चाहते थे, क्योंकि हमारे गांव में एक डरावनी मान्यता चली आ रही थी। घर का बुजुर्ग जैसे ही 100 साल का हो जाए, वह राक्षस बनकर अपनी ही औलाद को खा जाता है। जान बचाने के लिए गांव के लोग अपने बूढ़े माँ बाप को पानी में डुबो देते थे या आग में जला देते थे, और दादी को 100 साल पूरे होने में बस 2 घंटे बचे थे। अभी डुबो दिया तो भी शायद देर हो जाए। रात के 12 बजते ही हम सबको दादी खा जाएगी, कोई नहीं बचेगा। बड़े चाचा ताऊ जी पूरी ताकत से विरोध करते हुए दादी के आगे खड़े हो गए। माँ ने अपने खून पसीने से हम दोनों को पाला है, तुम इतनी कृतज्ञता से पेश आओगे? हाँ प्रिया के पापा, ये सब तो बस कहानियां हैं, किसी ने अपनी आंखों से देखा थोड़े ही है। मेरे पापा सुरेश कुछ बोल नहीं पाए, पर मुझे पता था कि यह सिर्फ कहानी नहीं है। कभी हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग अपने बेटे बेटी के साथ रहते थे। जब वे 100 साल के हुए तो गांव के तांत्रिक ने भाई बहन को समझाया कि बूढ़े को पहाड़ी से नीचे धकेल दो। दोनों को यह मान्यता सच लगती थी, पर अपने ही पिता को मारने का दिल नहीं हुआ। अगले दिन वे दोनों भाई बहन हड्डियों के 2 ढेर बन गए थे, और बूढ़ा भी गायब हो गया था। बेटा, मुझे मत डुबो, मैं राक्षस नहीं बनूंगी, तुम्हें नहीं खाऊंगी। दादी के आंसुओं ने पापा का दिल पिघला दिया। ठीक है, पर आज रात कोई नहीं सोएगा। हम रात के 12 बजे तक पहरा देंगे। अगर माँ राक्षस बनी तो चाहे कुगुनाही पाप का दोष सिर पर आ जाए, मैं माँ को मार दूंगा। अगर नहीं बनी तो समझूंगा मैंने बेवजह सोचा। ताऊ जी और मेरी माँ सुनीता ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। मुझे पता था पापा इतने सतर्क क्यों थे। माँ ने बताया था कि मेरे जन्म से पहले मेरी एक बड़ी बहन थी जो 16 साल की उम्र में अचानक गायब हो गई थी। पापा उस सदमे से कभी उबर नहीं पाए, इसलिए जब मैं पैदा हुई उन्होंने कसम खाई थी कि अब कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। ठीक 11:59 पर दादी को अचानक तेज खांसी उठी, पूरा शरीर कांपने लगा। सब पीछे हटो। पापा चाकू और मशाल उठाकर सतर्क हो गए, दादी की एक एक हरकत पर पैनी नजर रखते हुए हर पल वार करने को तैयार। 12 बजे की घंटी बजी। ठीक उसी वक्त दादी की खांसी रुक गई, वे सामान्य हो गईं। मैं ठीक हूं, बस सीने में थोड़ी घबराहट हुई थी, डरो मत। क्या हुआ? 12 बज गए, क्या मां राक्षस बनी? शायद मैं बेवजह ही डर गया था। आज तुम्हारा 100वां जन्मदिन है, क्या खाओगी? मैं बना दूंगी। अगर एक कटोरी मुर्गे का शोरबा मिल जाए तो और क्या चाहिए। पर ताऊ जी और हमारे घर में मुर्गा नहीं था, इसलिए पूरा परिवार जंगली मुर्गा पकड़ने पहाड़ पर निकल पड़ा, दादी को अकेला घर में छोड़कर। हम अभी आंगन से निकले ही थे कि अचानक मुड़कर देखा, कागज की खिड़की पर बांस की छाया में जो दादी अभी तक चारपाई पर लेटी थीं, वे अचानक सीधी बैठ गईं। मैं डर के मारे जोर से चीख पड़ी। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने चुपके से फिर पलटकर देखा, दादी की परछाई खिड़की से गायब हो चुकी थी। जंगल के पास पहुंचते ही ताऊ जी को याद आया कि जंगली मुर्गा पकड़ने का जाल टिकाने वाली कील घर पर ही छूट गई। प्रिया, जा जल्दी से घर से ले आ। अभी अभी दादी का वह अजीब सा दृश्य देखने के बाद मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी वापस जाने की। जल्दी जा, मैं और तेरे पापा माँ सब काम में लगे हैं, ज्यादा दूर भी नहीं है। दिल थामे मैं घर की ओर भागी। आंगन में खड़े होकर दादी के कमरे की तरफ जोर से पुकारा, दादी मैं आ गई। कोई जवाब नहीं। दादी सो गई क्या? फिर कोई जवाब नहीं, बस रात का सन्नाटा। गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाई, दबे पांव दादी के दरवाजे तक पहुंची। सिर्फ एक पतला सा पर्दा था दरवाजे पर, फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दादी, ताऊ जी ने कील मांगी है, फिर भी कोई जवाब नहीं, बस मेरी अपनी सांसों की आवाज। हिम्मत करके अंदर गई तो हैरान रह गई, दादी कमरे में थी ही नहीं। दादी कहाँ गईं? कील उठाकर जैसे ही वापस मुड़ी, अचानक किसी के हाथ मेरे कंधे पर आ पड़े। मैं डर से चीखते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। दादी, मैं वही पोती हूं जिसे आपने अपने हाथों से पाला है। भगवान गवाह है, मेरा आपसे प्यार समंदर जैसा गहरा है। बड़ी होकर मैं आपको पूरे देश की सैर कराऊंगी, दुनिया भर के लजीज पकवान खिलाऊंगी। दादी प्लीज मुझे मत खाना, मेरे शरीर में तो मांस भी बहुत कम है। अगर आपको सच में खाना ही है तो थोड़ा और मोटा होने दो मुझे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ नहीं हुआ। मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। कांपते दिल से जंगल वापस लौटी। रास्ते भर लगता रहा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। कील ताऊ जी को थमाई और उनकी पीठ से चिपक कर चलने लगी। प्रिया, हम मुर्गा पकड़ने आए हैं, भेड़िया नहीं। तभी पापा की तरफ से लगातार चीखें सुनाई दी। ताऊ जी मुझे छोड़कर पागलों की तरह उस तरफ भागे। ताऊ जी रुकिए, मैं भी आती हूं। हांफते हुए जब मैं पापा के शिकार वाली जगह पहुंची तो जो दृश्य दिखा उससे रूह कांप गई। पापा बर्फ में गिरे पड़े थे, उनका एक हाथ गायब था। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ? मैं अभी झुककर घास में मुर्गा ढूंढ रहा था, कुछ हिलता दिखा, लगा मुर्गे का झुंड मिल गया। मैं झपटा, पर एक भी मुर्गा हाथ नहीं आया। उल्टा किसी चीज ने मेरी बांह जकड़ ली। इतनी ताकतवर थी वह चीज कि मैं चाकू भी नहीं निकाल पाया। उससे पहले ही उसने मेरी बांह काट दी। आपने देखा वह कैसी दिखती थी? पापा ने भारी मन से सिर हिलाया। नहीं,
शेर हो सकता है या फिर कोई अकेला भेड़िया, जो भी हो सुनीता और प्रिया, अभी से चौकन्ने रहो, वह चीज कभी भी लौट सकती है। मैं पापा के पास घुटनों के बल बैठी, तभी उनकी कटी हुई बांह के पास कुछ सफेद सी चमकती चीज नजर आई। पास जाकर देखा, एक सफेद रंग का लटकन पेंडेंट था। यह तो दादी का लटकन है। एक पल में मेरे पूरे शरीर में डर और यकीन दोनों दौड़ गए। मेरा शक आखिरकार सच साबित हो गया। दादी सच में राक्षस बन चुकी हैं और वे हमें, पापा, माँ, ताऊजी को खाना चाहती हैं। मुझे पता चल गया था कि पापा की बांह किसने नोची थी। मैं लटकन उन्हें दिखाने ही वाली थी कि कानों में दादी की आवाज गूंजी, प्रिया, मैं तुम्हें घर लेने आई हूं। घर पहुंचकर दादी अपने बेटे की कटी बांह देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। सब मेरी वजह से हुआ, मुझे ही मुर्गे का शोरबा पीना था। ताऊजी और माँ उन्हें बार बार दिलासा दे रहे थे। दादी को इतना दुखी देखकर अभी अभी मेरे मन में जो यकीन जमा था कि दादी ही असली गुनहगार हैं, वह भी डगमगाने लगा। घर लौटकर मेरी हिम्मत नहीं हुई दादी के साथ सोने की, इसलिए मैं सीधे पिछवाड़े के गौशाला में जा घुसी। अचानक गौशाला के बाहर से खी 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 जैसी आवाज आई। मैं चौंक कर उठ बैठी। दरार से बाहर झांककर आवाज की दिशा में देखा। एक लंबी सी परछाई दिखी, इंसान जैसी। उसकी एक बांह नहीं थी। पापा, उन्हें तो अभी घायल होकर बिस्तर पर होना चाहिए, वे कहां जा रहे हैं? तभी उस परछाई के पीछे एक और लंबी परछाई नजर आई। लंबे बाल, दुबला पतला बदन, मां जैसी लगती थी, पर कुछ अजीब सा फर्क था। मैं टकटकी लगाए उन दोनों परछाइयों को देखती रही। वे साथ साथ पहाड़ के पीछे की तरफ जा रहे थे। वहां बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं। क्या पापा का इलाज करने जड़ी बूटी लेने जा रहे हैं? पर अगली सुबह पापा गायब थे। प्रिया, तू गौशाला में क्यों सोई? तूने अपने पापा को देखा? रात को पिछले पहर पापा आपके साथ पहाड़ के पीछे नहीं गए थे? तू सपने में देख रही थी शायद। मैं तो कल रात कमरे से बाहर निकली ही नहीं। अगर मां नहीं थी तो कल रात पापा के पीछे चल रही वह औरत कौन थी? आधे अधूरे यकीन के साथ मैं दादी के पास गई। पता चला दादी भी रात भर कमरे से बाहर नहीं निकली, जैसा मां ने कहा था। शायद डर के मारे मुझे भ्रम हो गया था। पूरा दिन बीत गया, पापा नहीं लौटे। मां घबरा गई, दादी और भी ज्यादा बेचैन हो उठी। आखिरकार मां, ताऊजी और मैं तीनों पापा को ढूंढने पहाड़ पर चढ़े। पापा के पैरों के निशान टूटे फूटे से मिल रहे थे। गर्मी के मौसम में घास इतनी घनी थी कि ढूंढना बेहद मुश्किल हो रहा था। थकी हुई मैं एक ढलान पर बैठ गई, निराश और चिंतित मन से रोने को हो आई। पापा, आप हैं कहां? तभी हवा के साथ खून की तेज बदबू नाक में घुसी। एक अशुभ आशंका मन में उठी। बदबू की दिशा में बढ़ी तो जल्द ही एक कपड़ा दिखा। ये तो पापा का कोट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सांस रोककर कदम दर कदम उस खून की बदबू के स्रोत की तरफ बढ़ी। एक जबरदस्त दुख की लहर सुनामी की तरह मुझ पर टूट पड़ी। मैं डर के मारे मर ही गई। पूरा शरीर खून से लथपथ, पहचान में न आने लायक, सिर्फ एक पूरी कंकाल और उस पर चिपका खून मांस बचा था। रोते हुए गले से आवाज दबाकर मैंने ताऊजी और मां को बुलाया। ताऊजी का चेहरा पत्थर जैसा सुन्न पड़ गया। एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। नहीं नहीं, सुरेश के साथ ऐसा नहीं हो सकता। किसका इतना कलेजा हुआ? कौन इतना बेरहम था कि सुरेश को मार डाला? ताऊजी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने जमीन की तरफ इशारा किया। इंसान नहीं, भेड़िया। सचमुच जमीन पर भेड़िए के पंजों के बेतरतीब निशान बने हुए थे। पापा की लाश की हालत को देखते हुए सबने मान लिया कि उनकी मौत भेड़िए के हमले से हुई। ताऊजी ने पापा की लाश उठाई। हम तीनों जैसे रूह निकल जाने के बाद भी चलती लाशों की तरह घर लौटे। जब दादी ने पापा की लाश देखी, उनका रिएक्शन बड़ा अजीब था। वे रोई नहीं, बस पापा के शव को खोए खोए से ताकती रहीं। उदास तो थीं, पर वैसा गहरा दुख नहीं था जैसा होना चाहिए था। तभी गांव का मुखिया और तांत्रिक कई गांव वालों के साथ जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। तांत्रिक दादी की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, राक्षसिन, ये राक्षसिन बन चुकी है। मुखिया और गांव वाले दादी को बांधने लगे। ताऊजी उनके सामने खड़े हो गए। मेरा भाई मां का खाया हुआ नहीं है, हटो वरना अगला तुम ही मरोगे। पूरे गांव को अपने साथ मरवाना चाहते हो क्या? ताऊजी ने पूरी ताकत से विरोध किया, पर बेकार गया। दादी को तांत्रिक और मुखिया पकड़कर ले गए। गांव के रिवाज के मुताबिक 3 दिन बाद दादी को सबके सामने मंदिर में जिंदा जला दिया जाएगा। पापा की मौत, दादी का पकड़ा जाना, ताऊजी का दिमाग हिल गया। अगले दिन जब मैं ताऊजी को देखने गई तो पाया कि वे कमरे में अकेले बड़बड़ा रहे थे। मांस चाहिए, मांस खाना है, हाँ 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 हाँ। घर लौटकर मैंने मां को दिलासा दी ताकि दुख में वे भी कोई अनहोनी कदम न उठा लें। दुख के बीच भी पापा की मौत को लेकर मेरे मन में कुछ खटक रहा था। पापा की लाश को याद करते हुए एक बात मुझे परेशान कर रही थी। उनका शरीर भले ही बुरी तरह क्षत विक्षत था, पर गर्दन का मांस बिल्कुल साबुत था। मां, भेड़िया जब शिकार करता है तो सबसे पहले गर्दन पर हमला करता है ना? हाँ, पर पापा का पूरा शरीर तो नोच डाला गया था, गर्दन पर एक खरोंच तक नहीं थी। ये अजीब नहीं है? मां की आंखों में अचानक एक चमक आई, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो सकता है जानवर और इंसान अलग होते हों, कहां से हमला करना आसान लगे। वो पेट से पहले काटता हो शायद।
इस सवाल को लिए मैं फिर से उस जगह पहुंची जहां पापा शिकार बने थे। जमीन पर बने भेड़िए के पंजों के निशान और खून के धब्बों को गौर से देखते हुए मुझे और शक होने लगा। सारे पंजों के निशान सिर्फ एक ही दिशा में थे, भेड़िए के आने की दिशा। जाने की दिशा में एक भी निशान नहीं था। अगर भेड़िया पापा का मांस खा रहा होता तो जमीन पर फैले खून में उसके पंजे जरूर सने होते और भेड़िए के लौटते वक्त वहां खून से सने और भी साफ निशान बनने चाहिए थे। पर जमीन पर भेड़िए के लौटने का एक भी निशान नहीं था। क्या भेड़िए पापा को खाकर एन वहीं हवा में गायब हो गए? ये तो बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं था। मैं बेमकसद पहाड़ पर भटकती रही। रास्ता बहुत ढलान वाला था। मेरा पैर फिसला और मैं धड़ाम से एक झाड़ी में जा गिरी। वहां दो भेड़िए लेटे मुझसे आंखें मिलाते नजर आए। मैं चीख पड़ी। फिर गौर से देखा तो पता चला ये दोनों भेड़िए तो पहले ही मर चुके हैं। दोनों के शरीर पर एक भी घाव का निशान नहीं था। साफ था कि इन्हें किसी और जानवर ने नहीं मारा। इनका शरीर भरा पूरा था, मुंह पर खून लगा हुआ था। शायद यही वे भेड़िए थे जिन्होंने पापा को खाया। क्या इन्हें सांप ने डस लिया था? एक पल में मेरे मन में एक डरावना ख्याल कौन था। क्या ऐसा हो सकता है कि पापा को भेड़िए ने नहीं मारा, बल्कि भेड़ियों से मिलने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, किसी जहर से? मैंने सोचना शुरू किया। पूरी घटना को कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश की। पहले पापा को जहर दिया गया, वे मर गए। फिर इन दो भेड़ियों को पापा की लाश मिली। उन्होंने पापा के पेट से खाना शुरू किया, पर पापा के शरीर में बचा जहर उन्हें भी लग गया। जहर का असर होते होते भेड़िए पापा की गर्दन तक पहुंचने से पहले ही तड़प कर मर गए। इसीलिए पापा की गर्दन साबुत बची रह गई। पर सवाल यह था, पापा की लाश के पास भेड़ियों की लाश नहीं मिली। भेड़िए कहीं दूर मरे पड़े थे, पर वहां से लौटने के भेड़िए के पंजों के निशान भी नहीं थे। इन उलझे हुए ख्यालों के बीच एक संभावना उभर कर सामने आई। शायद पापा की मौत कत्ल थी। किसी इंसान ने जहर देकर उनकी जान ली। जहर देने के बाद पापा की मौत हुई। फिर भेड़ियों ने लाश देखकर खाना शुरू किया। हत्यारे ने सब्र से इंतजार किया जब तक भेड़िए जहर से मरे नहीं। भेड़िए भी आखिरकार मर गए, जैसा हत्यारा चाहता था। हत्यारे को अंदेशा हुआ कि अगर पापा की लाश के पास भेड़ियों की लाशें भी मिलीं तो देखने वालों को शक हो सकता है। इसलिए उसने भेड़ियों की लाशों को उठाकर दूर फेंक दिया। इस तरह पापा की क्षत विक्षत लाश और आसपास के भेड़िए के पंजों के निशान दोनों मिलाकर आसानी से यह मान लिया गया कि पापा भेड़िए का शिकार बने। इस तरह मानो सब कुछ समझ आ गया। और तभी अचानक मेरे मन में एक और भयानक ख्याल कौंधा। जारी नोट, मूल कहानी यहीं अधूरी है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्रोमोफ्लिक चैनल को और कमेंट करें पार्ट 2।